हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं VBT और CFT के बारे में और CFSE के बारे में। ये तीन चीजें अपन पढ़ेंगे जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है आपके, है ना। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोलिका बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT के बारे में। तो इससे क्या होता है, आपके सवाल तो मतलब इसकी थ्योरी तो नहीं पूछी जाती है, इससे जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है कि इसकी कमियां पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि VBT की कमियों को समझाओ। तो पहले अपन VBT से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं कि आपको मतलब कोई संकुल दे देता है और पूछा जाता है कि इसका चुंबकीय गुण बताओ, ये रंगीन है या रंगहीन है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो पहले वो सवाल कर लेते हैं, इसकी सहायता से होते हैं वो, और फिर इसकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो VBT, वैसे VBT मेन रूप से आपको क्या बताती है? VBT ये जो सिद्धांत दिया था VBT, ये दिया था पोलिग ने। किसने दिया था? पोलिग ने ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत किसके बारे में बताया था? जो अभी आपके संकुल होता है, जैसे देखो K4 Fe6N6 है, ठीक है, ये कोई संकुल है। तो इस संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इसके बारे में जानकारी देता है कि इसका संकरण क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, चुंबकीय गुण, रंगीन रंगीन प्रकृति के बारे में बताता है, आदि बारे में संयुक्त बंध सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो मेन रूप से अपन को इसमें क्या समझना है, अपन को ये जो सवाल आते हैं ये समझना है और इनकी कमियों के बारे में समझना है। तो ये सवाल कैसे होते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा देखना। देखो, अगर कोई लिगेंड है, जैसे अभी अपन ने K4 Fe6N6 की बात की, तो जो CN है वो क्या लिगेंड है। अगर कोई भी लिगेंड आपके कार्बन से स्टार्ट है या नाइट्रोजन से स्टार्ट है तो वो पर्बल लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? वो पर्बल लिगेंड होता है। अगर आपके कोई भी लिगेंड कार्बन से नाइट्रोजन से स्टार्ट है तो पर्बल लिगेंड होता है। अगर पर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है तो ध्यान रखना आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं। ये एक तरह से आप ये ट्रिक समझ लो, जो अपन सवाल करेंगे उसके अंदर आपके काम आएगी। आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी लिगेंड है वो आपके कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो पर्बल लिगेंड माना जाता है ना। असल में तो नहीं होता, लेकिन ट्रिक के रूप में आप ध्यान रखिएगा। उनका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं। अगर कार्बन नाइट्रोजन के अलावा दूसरे कोई भी है, जैसे ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है या हेलोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपके दुर्बल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल लिगेंड। और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन होता है वो नहीं। अभी इनको सवालों से सही समझ लेंगे। और इनमें भाग लेते हैं बाहरी डी कक्षक, भाग लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो ये होता है आपके रंगहीन। क्या होता है? रंगीन होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ये आपके रंगीन होता है और अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर कोई भी लिगेंड है कार्बन नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो पर्बल लिगेंड होगा। पर्बल लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है तो आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं और वो जो आपकी संकुल होगा वो क्या होगा? रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये है। तो अब अपन डायरेक्ट सवालों से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे अपन पहले एक सवाल करते हैं, K4 Fe6N6 है, K4 Fe6N6 है ना। तो अपन को इसका क्या करना है? अपन को इसके बताना है इसके अंदर संकरण क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, इनके बारे में बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये है, इसकी ऑक्सीकरण अंग निकालो। इसका ऑक्सीकरण अंग निकालने का तरीका है, इसको X मान लो, बाकी के निकाल लो आप, है ना। तो इसमें देखो पोटेशियम कितने? 4 है, 4, और पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक होता है 1, इसको 1 से गुणा करा दो, प्लस इसके ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना तो इसको X मान लो। आयरन की मान ली ऑक्सीकरण अवस्था X मान ली, ठीक है। साइनाइड कितने? 6 है, और साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। -1 बराबर, इसको 0 के बराबर कर देना अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 4 + x - 0, यानी x = आपका है 2। x = आपकी क्या है? 2 आया। x = अगर आपके 2 आता है
तो अब ये 2 क्या है, इसकी आयरन की क्या ऑक्सीजन अवस्था है, मतलब Fe है। Fe को आप क्या लिखोगे, Fe+2 लिखोगे। क्या लिखोगे, Fe+2। आपको पता होना चाहिए जो Fe आयरन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। आयरन 26 नंबर पर आता है ना, मैंगनीज के बाद में आता है आयरन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। अब देखो Fe+2 का मतलब क्या, Fe+2 का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d6। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, Fe+2 का 3d6 है। अब देखो इनको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अपन, तो अपन एक लिखते सामान्य अवस्था, एक लिखते अपन उत्तेजित अवस्था। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था के अंदर देखो पहले डी कक्षक बनाएंगे, क्योंकि अपने पास में डी कक्षक की है, डी के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। बाकी के जो कक्षक होते हैं आगे एस पी, वो कक्षक क्या अभी आपके खाली है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आपकी उत्तेजित अवस्था। सामान्य अवस्था के बाद में कौन सी आती है, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो यहां पर क्या आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। और अभी हमने बात की कि जो भी लिगेंड सी से स्टार्ट होते हैं, एन से स्टार्ट होते हैं, वो प्रबल लिगेंड होते हैं। कौन से लिगेंड होते हैं, प्रबल लिगेंड होते हैं। और प्रबल लिगेंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन का मतलब होता है कि जैसे देखो आपके पास में ये कक्षक है, 3 कक्षक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, इनको बोलते हैं ये एकमित अवस्था में। लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन इनको ऐसे भरते इस तरह से, मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अपन बोलते हैं कि वो युग्मित अवस्था में है ना। अब इनमें भी युग्मन होगा, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, ये तो युग्मित अवस्था में ही है ना। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। मतलब ये भरा जाएगा, इसके साथ में एक और इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा और ये वाला इसके साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दो युग्मित अवस्था में, 1 2 3 4 5 6, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, ये इसकी कौन सी अवस्था होगी, उत्तेजित अवस्था। अब अपन को इसमें जोड़ना है कि कितने लिगेंड, कितने जोड़ने हैं अपन को, 6 लिगेंड जोड़ने हैं। 6 लिगेंड का मतलब अपन को 6 कक्षक चाहिए, 6 लिगेंड जोड़ने हैं, इसका मतलब अपन को 6 कक्षक चाहिए। तो 2 कक्षक तो यहाँ पर हो रहे हैं, आगे के कक्षक अपन बना लेंगे, ये एस का कक्षक और ये पी के कक्षक। तो अपन को टोटल कितने कक्षक चाहिए, साइनाइड कितने 6 है, तो अपन को 6 कक्षक चाहिए। तो देखो एक कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, छठा हो गया। तो इसमें देखो डी के 2 कक्षक आ रहे हैं D2, एस का कक्षक आ रहे हैं एस और पी के 3 कक्षक आ रहे हैं P3। यानी इसका संकरण क्या है, इसका संकरण क्या है आपके D2sp3, क्या है D2sp3, इसका संकरण आया। इसका Fe का संकरण क्या है, D2sp3 आया। ठीक है, इस तरह से इसका संकरण निकाला जाता है। और D2sp3 संकरण आता है तो इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति वो होती है अष्टफलकीय। क्या होती है, अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति होती है। मतलब ये कुछ इस तरह से बनता है, ऊपर बना देता हूं मैं, इसकी जो ज्यामिति बनती है वो इस तरह से बनती है। बीच में आपके Fe आता है, इधर इधर क्या जोड़ना है आपको, साइनाइड जोड़ना है, CN 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 और CN और ठीक है, ये इस तरह से इसकी संरचना बनती है। ये इस तरह से इसकी क्या बनती है, संरचना बनती है। ऊपर प्लस 2 चार्ज होता है, किसके ऊपर, Fe के ऊपर 2 चार्ज होता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से इसकी संरचना बनेगी, किसकी, K4Fe-CN6 की। तो ये तो इसका संकलन D2sp3, ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। अब देखो आंतरिक डी कक्षक का मतलब क्या होता है। अपन ने वो जो लिखा था पहले VBT के अंदर कि साइनाइड हो रहा है, तो अपन ने लिख दिया कि इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो आंतरिक डी कक्षक भाग लेते, मतलब ये जो डी कक्षक वो अंदर वाला कक्षक है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते और बाहर वाले डी कक्षक में भरे जाते हैं, तो उससे अपन बोलते हैं बाहरी डी कक्षक। अभी उनका अपन सवाल भी करेंगे उसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका संकरण। अब देखो इसमें पूछा जाता है कि ये बताओ कि यह अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। एकमित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है,
एकमित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 0, मतलब एकमित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। क्या है, प्रतिचुंबकीय। जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो इसे अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू निकालते हैं, वो भी कितना आएगा आपके 0 आएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। इससे आपसे पूछा नॉर्मली तो यही पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, और एक और पूछा जाता है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण 0 कैसा है वो भी देखो। मैं ये वाला मिटा रहा हूं ना, देखो चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू होता है आपके, चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू होता है √n+2, √n+2। जहां पर ये n है ना, n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, देखो 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 0, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 युग्मित अवस्था में। तो n इक्वल टू कितना 0 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, 0+2 यानी 0। मतलब म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। तो ये आप एक बार देख लो और अच्छे से मना लेना, फिर अपन आगे और एक दो सवाल करते हैं। तो एक और सवाल करते हैं, वो है आपके Mn+H2O6 के ऊपर चार्ज जो +2 है ना, Mn मतलब मैग्नीज, H2 यानी जल, और ये आपके +2 इसके ऊपर चार्ज है। तो सबसे पहले आप मैग्नीज के ऊपर क्या निकालो, ऑक्सीकरण अंक निकालो कि इसका कितना है। तो मैग्नीज का आप अंक मान लो x है, ठीक है। जल के कितने अणु, 6 अणु है। और ध्यान रखना जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इस पर जो आवेश होता है 0 होता है। कितना होता है इस पर 0, मतलब इसके ऑक्सीकरण अंक पर कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर +2 चार्ज है तो आपको +2 लिखना है। कितना लिखना है, +2 लिखना है, ठीक है। ये x इजिकल टू आपको कितना आ जाएगा, +2, यानी मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब मैग्नीज के ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 है, तो Mn+2 लिखेंगे। अब नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं मैग्नीज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो मैग्नीज आता है आपके 25 नंबर पर है ना, तो 3d5 4s2, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। Mn+2 का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। Mn+2 का मतलब होता है कि प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम करना है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 3d5 आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी सामान्य अवस्था की। सामान्य अवस्था, डी के कितने कक्षक है, 5 कक्षक होते हैं। पहले देखो डी है तो डी के 5 कक्षक बना लो। ये डी के 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक। इधर आगे एस और इधर ये पी, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ये डी का आपने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अपन कौन सी अवस्था की बात करेंगे, उत्तेजित अवस्था की। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था के अंदर अपन को देखना पड़ता है कि जो ये लिगेंड है वो प्रबल या दुर्बल है। लिगेंड जो है प्रबल या दुर्बल है। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, जो आपके लिगेंड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो लिगेंड है वो ध्यान रखना ऑक्सीजन है। लिगेंड जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीजन है। और अभी हमने लिखा था कि जो ऑक्सीजन होता है दुर्बल लिगेंड होता है। ऑक्सीजन कौन सा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड। तो मिलाकर समझो जो H2 है वो आपकी दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ये नहीं कर पाएगा, मतलब इनका युग्मन नहीं हो पाएगा। एज इट इज ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही, इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। बाकी अगर प्रबल लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता। ये मतलब क्या होता है, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इसके पास में, मतलब 1 2 3 4 और 5 इस तरह से अपन को इलेक्ट्रॉन बनने होते थे। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बनने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। तो अपन को तो जल्द देखना है लिगेंड कितने हैं, लिगेंड 6 है, तो अपन को 6 कक्षक चाहिए। कितने कक्षक चाहिए, 6 कक्षक चाहिए। तो देखो 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, और भी अभी डी के कक्षक बनेंगे अब यहाँ पर 5। देखो पहले ये डी था, उसके बाद में एस आता है, एस के बाद में पी, पी के बाद में डी, और अब और होते तो अब कक्षक अपन लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना डी के ही मिलता है संक्रमण, तो यहाँ पर आप कहते हैं तो संक्रमण तत्व है ना, डी कक्षक वाले। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 अपन को कक्षक चाहिए, तो 1 कक्षक, 2 3 4 5 और ये 6, ये अपने पास में 6 कक्षक हो गए। मतलब यहाँ पर जो डॉट डॉट लिखे ना, यहाँ पर क्या आएंगे पता है, यहाँ पर H2 आएंगे लिगेंड। तो देखो टोटल कितने कक्षक, एस का 1 कक्षक, पी के 3 कक्षक और डी के 2 कक्षक। तो इसका संकरण क्या है, इसका संकरण आया आपके sp3d2, sp3d2।
अब देखो पिछले वाले सवाल में डी, ये D2 क्या आगे आया था, तो इसे अपन बोल रहे थे आंतरिक, उससे बोल रहे थे आंतरिक। अब डी यहाँ पर पीछे आया, जिसे बोलते हैं बाहरी डी कक्षक। क्या बोलते हैं? बाहरी डी कक्षक। ठीक है, संकरण और ज्यामिति तो इसकी भी क्या बनेगी? अष्टफलकीय। दोनों की अष्टफलकीय थी, उसकी भी अष्टफलकीय, इसकी भी अष्टफलकीय। मतलब इस तरह से इधर ये Mn, इधर H2O, 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 H2O और यहाँ पर +2 चार्ज। ध्यान रखना है +2 जो चार्ज है मैग्नीज के ऊपर है ना। तो ये आपके हो गया संकरण ज्यामिति। और देखो यहाँ पर अगर एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन, एकमित इलेक्ट्रॉन कितने एकमित इलेक्ट्रॉन? देखो उनको नहीं देखना, इनको देखना है। उत्तेजित अवस्था 1 2 3 4 5, 5 एकमित इलेक्ट्रॉन। कितने? 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर एकमित इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं इसे? अनुचुंबकीय। एकमित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय। ध्यान रखना ना, ऐसे ध्यान रखना, अगर एकमित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। अब इसका चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण यहाँ पर निकालते हैं। म्यू इक्वल टू रूट n+2। म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण है ना, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? रूट n+2 है ना। तो n इक्वल टू कितना है? n मतलब एकमित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n देखो कितने है? 5 है। एकमित इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। ये आपको हो जाएगा 5, 5+2 यानी 5 × 7 रूट 35। रूट 35 और रूट 35 का आप निकालोगे तो 5.9 के लमसम आ जाएगा ये, क्योंकि रूट 36 होता है तो अपन 6 लिखते हैं। ये आपके लगभग 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका चुंबकीय गुण कितना आया? इसका चुंबकीय गुण कितना आया? 5.9 बोर मैग्नेटॉन आया। तो इस तरह से अपन को सॉल्व करने होते हैं, है ना। पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, सामान्य अवस्था, फिर उत्तेजित अवस्था के अंदर देखो कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपके लिगेंड प्रबल या दुर्बल है, फिर उनका युग्मन करना और इस तरह से फिर आपको करना होता है। वैसे यहाँ पर भी बहुत सी इसकी कमियां जो अपन अभी बात करने वाले, एक और सवाल कर लेते तो फिर इसकी कमियों की बात करते हैं। हम करते हैं लास्ट सवाल, फिर इससे आपके बीबीटी के जो सवाल आते हैं, मतलब चुंबकीय गुण ज्ञात करना और उनको बताना कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, वो आप बता दोगे। तो अब आपके लास्ट सवाल है कि NiCN4 के चार्ज है -2 है। तो सबसे पहले देखो कि इसका निकल है ना, इसका मतलब ऑक्सीकरण क्या होगा? इसको X मान लो, साइनाइड के चार्ज दे रखा है, इसको इस पर जो आवेश होता है -1 होता है साइनाइड पर, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर। -2 चार्ज है तो -2 के बराबर। X इक्वल टू -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू आपका आएगा +2। मतलब निकल के ऊपर कितना चार्ज है? +2। मतलब निकल को आप क्या लिखोगे? निकल, इसके ऊपर +2। निकल का अगर अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 3d8 निकल कितने नंबर पर आता है? 28 नंबर पर आता है। निकल 28 नंबर पर आता है, इसलिए 3d8 होता है। आगे और भी है ना, आगे तुम लिख लेना, मेन रूप से ये लिखना होता है। तो 4s2 मतलब ये s2 हटाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3d8। मतलब डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बनाते हैं अपन सबसे पहले सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था पहले डी कक्षक बना लो। देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपन को क्या बनाने? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था के अंदर आप देखो कि जो लिगेंड है वो प्रबल या दुर्बल है। तो देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो अपन लिखेंगे कि ये कौन सा लिगेंड है? ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। और युग्मन में कुछ खास नहीं होगा, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन वो आगे आ जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो 4 युग्मन हो रहे हैं, आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिल जाएगा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर दो, बस ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। अब अपन को चाहिए साइनाइड, कितनी चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 कक्षक बनाने पड़ेंगे। देखो एक तो अपने को यहाँ पर मिल रहा है एक कक्षक, एक साइनाइड यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड और चौथा साइनाइड। तो इसका संकरण क्या है? देखो पहले तो डी कक्षक आ रहा है यहाँ पर, तो संकरण में देखो ये डी, ये एस और ये P2। तो संकरण क्या है आपके? संकरण क्या है आपके? DsP2। संकरण क्या है? DsP2। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी?
ज्यामिति बोलो संरचना बोलो क्या होगी, DsP2 होता है तो ध्यान रखना इसकी संरचना जो ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। क्या होती है इसकी ज्यामिति, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, DsP2 की क्या होती है, वर्गाकार समतलीय। देखो कैसे बनेगा ये वाला, आपके यहां पर हो जाएगा निकल, यहां पर Cn, यहां पर Cn, यहां पर Cn और यहां पर Cn, और इनके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, -2 चार्ज। इस तरह से इसकी क्या बनेगी, ये संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या संकरण ज्यामिति होगी, मतलब ये इसकी सॉरी आकृति बन जाएगी ना, और ये हो गया। और इसके बाद में देखो बताओ इसके अंदर एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक में इलेक्ट्रॉन कितने सॉरी इसके अंदर जो एक में इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 0 है, क्योंकि देखो सभी युग्मित है, प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो गया, तो एक में इलेक्ट्रॉन 0 है, एक में इलेक्ट्रॉन 0 तो अपन बोलेंगे कि प्रतिचुंबकीय है, क्या है, प्रतिचुंबकीय। और अगर प्रतिचुंबकीय है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि n इक्वल टू कितना है, 0 है, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आपको अगर सवाल आते हैं वीबीटी के तो इस तरह से करना है। तो ये तो हो गया आपके सवाल। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके वीबीटी की कमियां जो अपन पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, जो मैंने वो आपको बताई थी शुरू के अंदर की, मैंने इधर वीबीटी लिखा, फिर इधर लगा कार्बन नाइट्रोजन स्टार्ट हो रहा है, प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड, वो चीज वीबीटी नहीं बताती है। जो शुरू में अपने ट्रिक सीखी वो चीज वीबीटी नहीं बताती, वो चीज हमने लिखी थी आगे की थ्योरी से, CFT से लिखा था ना। तो ध्यान रखना, वीबीटी तो केवल ये मतलब डायरेक्ट ऐसा बताती कि ये है, इसका संकरण क्या आएगा, DsP2 आएगा, कैसे आ रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देती, वो अपन कमियों में पढ़ने वाले। ठीक है, इसको नोट करो, फिर कमियां स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है वीबीटी की कमियां। तो कुछ अपन 8 या 9 कमियां पढ़ेंगे, वो आपको देखनी है ना। तो जो इसकी सबसे पहली कमी है वो है कि सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन पाए जाते हैं, लेकिन रंगीन क्यों पाए जाते हैं इसकी वजह वीबीटी नहीं कर पाया। देखो अपन ने जो पहले लिखा था, अपन जो करे थे उससे पता करे थे कि ये रंगीन है, ये रंगहीन है। मतलब अपन 2 बातें करे थे कि अगर मतलब वो प्रतिचुंब मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में सारे, तो अपन बोलते कि वो रंगीन है, रंगहीन। और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में तो अपन बोल रहे तो रंगीन है। ठीक है, ये वाली चीज तो ध्यान रखना कि ये मतलब वीबीटी ये तो बताती है कि ये रंगीन है और ये रंगीन है, लेकिन वीबीटी ये रीजन नहीं देती कि रंगीन क्यों है और रंगहीन क्यों है, कारण नहीं बताती। बस ये बता दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उपस्थित है, तो इस कारण ये रंगीन है, और नहीं है मतलब युग्मित अवस्था में है तो रंगीन है, और नहीं है तो ये रंगीन है। तो इसका रीजन नहीं दे पाई कि असल में इसका रीजन क्या है। जैसे आगे जब आप पढ़ते हो CFT, तो CFT बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर से वापस नीचे निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं दृश्य क्षेत्र में, इस कारण वो अपन को रंगीन दिखाई देते हैं। ये चीज वीबीटी नहीं बता पाई। तो वीबीटी की पहली कमी क्या थी कि रंगीन होते हैं, लेकिन रंगीन क्यों होते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, कारण नहीं बता पाई। दूसरा था कि विभिन्न संकुलों की चुंबकीय गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। मतलब बाद में जब वीबीटी के बाद में जब आगे की थ्योरीज की खोज हुई, जैसे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की खोज हुई, तो मतलब बनी, तो उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे ऐसे संकुल बने थे, बहुत सारे ऐसे संकुल थे जिनका चुंबकीय आघूर्ण CFT से जो निकल रहे थे वो अलग आ रहा था, और वीबीटी से निकल रहे थे वो अलग आ रहा था। मतलब CFT और वीबीटी के चुंबकीय आघूर्ण के मान मैच नहीं हो रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था इसकी व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाई। ठीक है, तीसरी इसकी थी कि वीबीटी के आधार पर किसी संकुल के बनने में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना नहीं की जा सकती। मतलब जब भी कोई संकुल बनता है, जैसे कि कोई संकुल बना, तो संकुल बनने पर उसकी मतलब जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पहले क्या ऊर्जा थी, संकुल बन गई, उसके बाद में उसकी क्या ऊर्जा हो गई, उनमें जो परिवर्तन होता है ना, उसकी व्याख्या भी ये वीबीटी नहीं कर पाई। मतलब ऊर्जा के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि ये कैसे, इसकी ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो 3 तो ये कमी होगी, इनको नोट कर लो आप आगे, फिर अपन आगे करते हैं ना। अब हम वीबीटी की नेक्स्ट कमी पढ़ते हैं, वो है चौथी कमी इसकी इस प्रकार है कि इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया, जबकि लिगेंड के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मतलब वीबीटी ने ज्यादा जो फोकस किया वो किस पर किया, केंद्रीय धातु परमाणु पर। जैसे देखो K4 Fe CN6 था, K4 Fe CN6 था, तो जो वीबीटी ने क्या किया, जो जितना ज्यादा महत्व दिया वो इसको दिया, Fe को दिया। Fe यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु, उसको ज्यादा महत्व दिया कि इसका संकरण ज्ञात किया, इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की, ज्यादातर जो भी प्रयोग किया उसके इसको महत्व दिया, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड के बारे में तो वीबीटी ने केवल इतना बताया कि लिगेंड क्या होता है, जो इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और कुछ व्याख्या नहीं की इसके बारे में। अभी मैं ये जो व्याख्या नहीं वो नीचे लिखने वाले, मतलब और कुछ नहीं बताया, केवल कितना बताया कि ये जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते। इतनी सी बात बताई किसने, वीबीटी ने।
तो मेन रूप से फोकस किस पर था इसका, केंद्रीय धातु परमाणु पर, लिगेंड पर इसका कोई फोकस नहीं था। जो अगली कमी है वो लिगेंड से रिलेटेड है कि ये सिद्धांत प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को विभेदित नहीं कर पाया। मतलब ये लिगेंड के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि कब प्रबल, ये कौन सा लिगेंड प्रबल है, कौन सा लिगेंड दुर्बल है। जो हमने आगे शुरू में ट्रिक लिखी थी कि कार्बन और नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है वो प्रबल लिगेंड है, और बाकी ऑक्सीजन और हेलोजन से स्टार्ट हो रहा है दुर्बल लिगेंड है। वो जो ट्रिक लिखी ना वो ध्यान रखना आगे की थ्योरी से, मतलब जो आप पढ़ोगे सीएफटी उससे लिखी है। सीएफटी ने एक श्रेणी दी थी प्रबल और दुर्बल क्षेत्रों के लिए, लिगेंडों के लिए, उनसे मैंने वो लिखा था, ध्यान रखना। ये जो मैंने वो ट्रिक लिखी वो वीबीटी से नहीं लिखी, ठीक है ना। तो वीबीटी ये बिल्कुल नहीं बता पाई कि कब प्रबल लिगेंड है कब दुर्बल लिगेंड है। मतलब ये जो हमने लिख रहे हैं जैसे NH3 प्रबल लिगेंड है, CN4 प्रबल लिगेंड है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाई वीबीटी ने, ये नहीं बताया, ये सीएफटी ने बताया कि प्रबल लिगेंड है ना। तो ये इसकी कमी थी। अगली कमी थी, ये सिद्धांत आंतरिक और बाहरी कक्षकों की व्याख्या नहीं कर पाए। मतलब जो हम पढ़ रहे थे आंतरिक डी कक्षक बाहरी डी कक्षक, तब वो मानते हैं इनकी व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाई, है ना। तो वीबीटी की भी कमी, जब तक लिगेंड की व्याख्या नहीं कर पाएगा तो ये बाहरी और आंतरिक कक्षक की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगली कमी थी कि वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों के गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व मतलब क्या, गतिक और उष्मागतिक का मतलब जब अभिक्रिया होती है तो उष्मागति का मतलब क्या, उष्मागति का मतलब होता है कि आपने उस अभिक्रिया के अंदर क्या उसको ताप, मतलब जो संकुल बन रहे हैं उसके अंदर क्या ताप दिया, क्या दाब है, वो उसकी उष्मागति की होती है। और गति क्या होती है, गति मतलब जब अभिक्रिया हो रही होती है तो उनके अणुओं के मध्य जो गति होती है उनसे रिलेटेड होती है गति और उष्मागतिक स्थायित्व। तो इनकी व्याख्या भी कौन नहीं कर पाएगा, वीबीटी नहीं कर पाएगा कि गति की वजह से कैसे इनकी मतलब स्थायित्व की व्याख्या करें। मतलब अणु के मध्य जब टक्कर होती है तो कैसे उनकी व्याख्या करें, इनकी व्याख्या भी कौन नहीं कर पाए, वीबीटी नहीं कर पाई। और जैसे इसमें स्थायित्व में वैसे और देख लेना, जैसे आपके ये एफई है, ठीक है, कैप और एफिशिएंसी को ले रहे अपन, है ना। तो यहां पर सीएन जुड़ा हुआ है, यहां पर सीएन अंदर जोड़ना, सीएन जुड़ा हुआ है, सीएन जुड़ा हुआ है, सीएन जुड़ा हुआ है, सीएन जुड़ा हुआ है, सीएन जुड़ा हुआ है और सीएन जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैफरोफी CN6 की बात करें, आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, एफई के ऊपर +2 चार्ज है। तो अब देखो होता क्या है, सीएन 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 सीएन, ये जो साइनाइड जुड़े ये क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। मतलब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1, ये इसको देगा तो इसके ऊपर -1, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर -1 -1 इसके कारण और -1, तो टोटल इसके ऊपर माइनस चार्ज कितना आ गया, -6 चार्ज हो गया, कितना, -6 चार्ज। और इसके ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज था, +2 चार्ज, तो ये +2, तो इसके ऊपर अब कितना चार्ज बचा, एफई के ऊपर कितना चार्ज बचा, माइनस चार्ज बचा, माइनस का चार्ज है वो भी माइनस चार्ज आया। तो देखो कोई भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी परमाणु है ना, अगर वो उदासीन है ना तो वो स्थायी है, अगर उसके ऊपर चार्ज है, अगर किसी भी परमाणु के ऊपर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो अस्थायी हो जाता है। मतलब किसी भी परमाणु पर अगर कोई भी चार्ज है तो वो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो अगर देखो यहाँ पर एफई के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -4 चार्ज आ गया, तो एफई तो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। तो अब ये अस्थायी हुआ, इसकी व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाया, ये इसी के अंदर है ना, गतिक और उष्मागतिक पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो इसको। तो माइनस चार्ज जब इस पर आ रहा है तो ये इसकी मतलब इसका स्थायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्थायित्व क्यों कम हो रहा है, इसकी व्याख्या भी वीबीटी नहीं कर पाई, है ना। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे, 1-2 पॉइंट और है वो कर लेते, फिर आपकी वीबीटी की कमियां कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं इसकी जो नेक्स्ट कमी वो है कि जो निकल +2 है वो क्या करता है, NH3 के साथ में चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, NH3 के साथ में चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड के साथ में, किसके साथ में, साइनाइड के साथ में क्या बनाता है, वर्ग समतुल्य संकुल बनाता है। तो इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाई। देखो क्या है, जैसे निकल NH3 4 के साथ में तो क्या बना रहा है, चतुष्फलकीय संकुल, अभी अपन बनाएंगे ना। और निकल साइनाइड के साथ में कौन सा संकुल बना रहा है, वर्ग समतुल्य संकुल। तो इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाई। देखो कैसे है, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, निकल के ऊपर चार्ज +2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d है, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में अपन करते उत्तेजित अवस्था के अंदर चलते हैं। उत्तेजित अवस्था के अंदर चलते हैं तो अपन ने जो शुरू में ट्रिक सीखी थी वो सीखी थी कि अगर NH3 आवे तो प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है तो क्या होना चाहिए, युग्मन होना चाहिए। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। ये मतलब वीबीटी को अपन बोलते हैं, इसको अपवाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं ना।
मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसे कैसे रहेगा ये इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर आ जाता है, पर इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, एक्सेप्टेंस केस है ना ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा है तो अपन को ये भर दिया एसपीजीटी, और अब अपन को ना ये कितने चाहिए, 4 चाहिए NH3, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जो संकरण है वो क्या है आपके, संकरण यहाँ पर क्या है sp3, और sp3 होता है तो आपको पता है ज्यामिति जो संरचना होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय। क्या होती है, चतुष्फलकीय, जो यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान रखना, मतलब युग्मन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर क्या होता है युग्मन हो जाता है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर साइनाइड है तो अपन कहते हैं साइनाइड क्या कर देता है, इनको युग्मन कर देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे आ जाता है। ठीक इस तरह से, और बाकी साइनाइड कितने 4 है, तो 1 2 3 4 साइनाइड है। ठीक है, संकरण क्या होगा इसका, डी का 1 कक्षक, एस का 1 कक्षक, पी के 2 कक्षक, DsP2, और ज्यामिति क्या होगी इसकी, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, तो बस इसके अंदर ध्यान रखना, युग्मन नहीं होता, इसके अंदर युग्मन हो जाता है, इसलिए वीबीटी इसकी व्याख्या नहीं कर। देखो और भी इसमें अगर आप लिखना चाहो तो देखो कि जो निकल है दोनों तरफ सेम परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु सेम है, निकल है, ऑक्सीकरण अंक भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम है, समन्वय संख्या भी 4 है, तो फिर इनकी ज्यामिति चेंज कैसा आ रही है, इसकी चतुष्फलकीय आ रही है, इसकी वर्ग समतुल्य आ रही है, इसकी व्याख्या भी कौन नहीं कर पाया, वीबीटी नहीं कर पाया। तो ये इसकी एक और कमी थी, एक कमी और वो पढ़ लेते, फिर अपने ये इस वीबीटी की कमियां खत्म हो जाएगी। अपन पढ़ते हैं इसकी लास्ट कमियां जो है, सबसे पहली 9th नंबर की जो आपकी कमी वो है ज्यामिति में विकृति। तो वीबीटी कहता है कि ML बंद दूरियां समान होती, मतलब जब ज्यामिति बनती है तो उसके अंदर M मतलब धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, और L मतलब लिगेंड, उनके बीच की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, समान होती है। मतलब देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूं, जैसे देखो Fe, या अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया Cu ना, Cu, अरे यार जगह नहीं है, इधर देखना, ये Cu और इधर H2O, इधर H2O जुड़ा, इधर भी H2O जुड़ा, इधर भी H2O जुड़ा हुआ है, इधर भी H2O और H2O जुड़ा, इससे समझना ये पूरा जो क्या लिखा, जो मतलब वीबीटी कहती है कि जब इस तरह का बंध बनता है तो ये जो दूरियां होती है, ये दूरियां, ये वाली दूरियां, ये दूरियां, ये क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, मतलब जो बंध लंबाई होती है वो सभी की बराबर होती है, ये जो 6 की बंध लंबाई वो बराबर होती है। लेकिन फिर अपन ने प्रयोग करके देखा तो Cu H2O6 के अंदर देखा ना, तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी तो क्या थी आपकी, सेम थी, लेकिन जो ये दूरियां आ रही थी ना उनकी बंध लंबाई इनसे अधिक थी, ये दोनों क्या थी, इनसे ज्यादा थी। तो ये वाली इनकी थ्योरी की फिर व्याख्या नहीं कर पाया वीबीटी, कौन नहीं कर पाया, वीबीटी। मतलब क्या, वीबीटी ने कहा कि M और N के बीच में जो बंध बनता है, ये बंध बन रहा है, इनकी दूरियां सेम होनी चाहिए। लेकिन जब अपन ने देखा Cu H2O6+2 के अंदर, तो ये तो दूरियां समान आ रही थी, ये वाली बंध दूरियां तो समान आ रही थी, लेकिन ये जो 2 दूरियां थी बंध लंबाई वो इनसे ज्यादा आ रही थी। तो ऐसा क्यों आ रहा था, इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाई। ठीक है, और फिर है आपके लास्ट, वो है कि कॉपर +2 और कोबाल्ट +2 दोनों संकुलों में एक इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षक से बाहरी डी कक्षक में चला जाता है, जिसके कारण दोनों में समान गुण होने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखो क्या बोला, मैं ऊपर वाला ये बैठा देता हूं, फिर इसको समझते हैं ना। तो देखो हुआ क्या, कॉपर +2 और कोबाल्ट +2, इनके अंदर अपन बात करें, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर जैसे ये अपन लिख रहे हैं CuNH3+2, CONH3 6+2, तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात करते हो, कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है, तो कोबाल्ट +2 आपका आएगा 3, ये आएगा आपके 3D7 है ना, 3D7। तो अब इसकी बात करते हैं सामान्य अवस्था की। सामान्य अवस्था के अंदर क्या होता है, ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तेजित अवस्था की। उत्तेजित अवस्था के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5,
उत्तेजित अवस्था के अंदर आपको पता है कि अगर लिगेंड प्रबल है, NH3 प्रबल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। वो पीछे वाले में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। तो देखो युग्मन होगा तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन का तो युग्मन हो जाएगा। देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ 7वां इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो युग्मन होगा ही नहीं, जबकि NH3 के प्रबल लिगेंड तो युग्मन होना चाहिए। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है, यहाँ से जम कर अगले कक्षकों में चला जाता है। अगले कौन से कक्षक होंगे, इसके लिए बात करते हैं तो S के बाद में P के बाद में आता है D, ये D कक्षक। तो D वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये बचा जो इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर ना होकर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए था वो यहाँ पर ना होकर यहाँ से जम कर अगले कक्षकों में चला जाता है इधर, इस तरह से। अब देखो अपन को NH3 कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 6 कक्षक, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपकी कौन सा संकरण हो जाएगा, D2sp3। कौन सा संकरण यहाँ पर, D2sp3 संकरण। मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पर न रहकर कहां पर चला जाता है, उत्तेजित अवस्था मतलब D कक्षक में चला जाता है, और इसको अपन काउंट नहीं करते फिर, है ना। ऐसा रीजन तो ये बताया गया कि ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, रीजन बताया वीबीटी ने कि क्या होता है कि ये नाभिक से बहुत दूर होता है, जिसके कारण इस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए से अपन इसको दूर लिख सकते हैं। ये वीबीटी ने रीजन बताया था। तो इस पे कौन सा, इसका संकरण क्या है, D2sp3 आया। अब बात करते हैं अपन इसकी कॉपर की, ये भी मैं मिटा देता हूं ना। तो कॉपर का सूत्र क्या लिखा था, कॉपर NH3 4 और -2 लिखा था। तो कॉपर के ऊपर भी जो चार्ज आता है वो आता है +2 चार्ज ही आएगा। कितना आएगा, +2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं बता रहा हूँ 3d9 होगा। कितना होगा, 3d9। वैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना है। 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d9 होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d9। अब अपन बात करते हैं इसकी सामान्य अवस्था। 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, उत्तेजित अवस्था के अंदर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भी लिगेंड कौन सा है, NH3 लिगेंड है, मतलब प्रबल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो वैसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, बस ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका क्योंकि अपने पास में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो अपन इसका युग्मन नहीं कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलकर उत्तेजित अवस्था में इधर आ जाएगा। तो पहले तो ये पढ़ दो। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर किधर चला जाता है, इधर चला जाता है। किधर चला जाता है, अगले कक्षकों में चला जाता है। और अपने पास में ये कितने हैं, 4 है। तो देखो 1 2 3 4, संकरण क्या होगा इसका संकरण क्या होगा, DsP2। इसका संकरण DsP2 और इसका आया D2sp3 आया। ठीक है, इसका क्या है D2sp3, इसका DsP2 आया। तो अब देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इधर जा रहा है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके इधर जा रहा है। ठीक है, तो जा रहा है, तो इनमें गुण समान होने चाहिए। गुण समान होने चाहिए मतलब होना क्या चाहिए था कि आपको जो पता है ना कि ये कोबाल्ट +2 ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। जबकि कॉपर +2 होता है, कॉपर +2 वो स्थायी होता है। मतलब ये जो चीज बनती है ना, ये वाला ये तो अस्थायी है, जबकि ये बन रहा है, ये स्थायी बन रहा है। कॉपर वाला स्थायी बनता है और ये वाला अस्थायी बन रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये स्थायी बन रहा है, ये अस्थायी बन रहा है, इसकी वजह से वीबीटी नहीं कर पाया, है ना। तो ये वीबीटी की कमियां थी। तो वीबीटी की अपने 10 कमियां पड़ी है ना। वो 10 कमियां आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एग्जाम के अंदर 3 नंबर में या बड़े नंबर में आने के चांसेस है।